मॉन्स्टर फेडरेशन की फाउंडिंग सेरेमनी की ग्रैंड सक्सेस के 10 दिन बाद अलग अलग देशों से आए हुए गेस्ट्स और लोग शहर से विदा हो गए। सिर्फ हिंता सकागुची ही वहां रुकी ताकि बच्चों को सिखा और ट्रेन कर सके। इस बीच ज्यादातर फॉलो अप वर्क कंप्लीट हो चुका था, जिससे रिमुरु और उसकी टीम को थोड़ा आराम मिल गया। लेकिन असली बिजी डेज अब शुरू होने वाले थे। रिमुरु को ह्यूमन एडवेंचरर्स की असली कैपेबिलिटी तब समझ आई जब उसने देखा कि वो लोग लैबिरिंथ के सबसे आसान पहले लेवल पर भी स्ट्रगल कर रहे थे। ये लेवल लिटरली एक बड़ा मेज था। यहाँ सिर्फ लो लेवल एफ ग्रेड मॉन्स्टर्स और कुछ गार्डियंस थे जो ट्रेजर चेस्ट्स को गार्ड कर रहे थे। मतलब एवरेज आदमी के लिए भी ज्यादा चैलेंजिंग नहीं था। एक्सपेक्ट किया गया था कि एडवेंचरर्स एक दिन में नेक्स्ट लेवल ढूंढ लेंगे, लेकिन 3 दिन बाद भी उन्हें कोई प्रोग्रेस नहीं मिली। बहुत से लोग बेसिक चैलेंजेस के लिए भी तैयार नहीं थे। कोई रास्ता भटक गया, किसी का खाना खत्म हो गया, तो कोई गार्डियन को अंडर एस्टिमेट करके मर गया। रिमुरु ने रियलाइज किया कि लोगों की इंटरेस्ट कम हो रही है, जो कि लैबिरिंथ का मेन पर्पस के खिलाफ था। इसलिए उसने वेल्दोरा, रामिरेस, मसायुकी और बाकी लोगों के साथ एक अर्जेंट मीटिंग बुला ली ताकि लैबिरिंथ में कुछ मेजर चेंजेस किए जा सके। पहला लेवल अब एक बिगिनर फ्रेंडली ट्रेनिंग एरिया में बदल दिया गया, विद आसान टास्क्स और क्लियर इंस्ट्रक्शंस। सेफ स्पॉट्स भी बनाए गए जहां लोग नेक्स्ट लेवल पर जाने से पहले आराम कर सके। हालांकि इन एरियाज का यूज करने के लिए उन्हें थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ता था। इसके अलावा एक नया आइटम इंट्रोड्यूस किया गया, रिकॉर्ड ऑर्ब, जिससे एडवेंचरर्स लास्ट सेव्ड जगह से दोबारा जिंदा हो सकते थे। इससे उनकी मोटिवेशन बढ़ी और उन्हें चैलेंजेस फेस करने का कॉन्फिडेंस मिला। लैबिरिंथ को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए रिमुरु और उसकी टीम ने एक स्मार्ट प्रमोशनल प्लान बनाया, जिसकी लीडरशिप मॉलमाइल ने की। एक अचीवमेंट रैंकिंग बोर्ड तैयार किया गया, जिसमें डीप एक्सप्लोरेशन करने वालों को बड़े अमाउंट्स में गोल्ड रिवॉर्ड्स दिए जाते थे। ये आइडिया दुनिया भर में सुपरहिट हो गया और हर तरह के लोग अट्रैक्ट हुए। जो भी अपनी ब्रेवरी गार्डियंस के सामने प्रूव करना चाहता था, वो लैबिरिंथ में उतर गया। करीब एक हफ्ते बाद रिमुरु, रामिरेस, वेल्दोरा और मसायुकी ने फिर से मीटिंग की और एक नया फेज शुरू किया, एसेंशियली एक वर्जन अपग्रेड। रामिरेस के आइडिया के मुताबिक अब मॉन्स्टर्स के अंदर डायरेक्टली आइटम्स और इक्विपमेंट इम्प्लांट किए जाएंगे। मतलब एडवेंचरर्स जब उन्हें हराएंगे तो रैंडम लूट मिलेगा, लो लेवल हीलिंग पोशन से लेकर रेयर गियर तक। कुछ आइटम्स तो अनआइडेंटिफाइड होंगे और उन्हें लैबिरिंथ के बाहर रिसेप्शन डेस्क पर अप्रेस कराना पड़ेगा। इस स्ट्रैटेजी से टेलीपोर्ट करने वाले टूल्स जैसे रिटर्निंग विसल की भी बिक्री बढ़ गई। हाई लेवल इक्विपमेंट पाने की होप ने एडवेंचरर्स की स्पिरिट्स और भी ज्यादा हाई कर दी। मॉनिटरिंग रूम में बैठे वेल्दोरा और रामिरेस चैलेंजर्स के एक्सप्रेशंस देखकर खूब एंजॉय कर रहे थे। अगली रात रिमुरु शन के हाथ की बनाई टी पीते हुए मॉलमाइल की भेजी गई रिपोर्ट रिव्यू कर रहा था। प्लान के मुताबिक होटल की इनकम पहले ही दिन 10% बढ़ चुकी थी। डायब्लो ने रिमुरु की ग्रेटनेस की तारीफ की और उसका कैच फ्रेज एवरीथिंग इज एज लॉर्ड रिमुरु प्लान्ड सभी सबऑर्डिनेट्स के बीच फैल गया। उसी मोमेंट रिमुरु को रियलाइजेशन हुआ कि उसने अभी तक डायब्लो को कोई प्रॉपर रिवॉर्ड नहीं दिया है। फॉलमथ किंगडम के साथ हुई वॉर के बाद रिमुरु ने अपने कई सबऑर्डिनेट्स को गिफ्ट्स दिए थे, लेकिन डायब्लो को नहीं, जबकि वो लगातार उसकी सर्विस कर रहा था। रिमुरु को गिल्ट महसूस हुआ। डायब्लो ने फिर एक विश एक्सप्रेस की। वो चाहता था कि उसके अपने कुछ सबऑर्डिनेट हो जिन्हें वो छोटे मोटे काम सौंप सके, ताकि वो रिमुरु की पर्सनल सर्विस जैसे टी बनाना आदि पर फोकस कर सके, न कि छोटी मोटी नेशन कॉन्करिंग जैसी चीजों पर। रिमुरु को पूरी तरह समझ नहीं आया कि डायब्लो किन चीजों को माइनर और किन्हें मेजर टास्क्स कह रहा है। असल में बेनिमरु, शन और सॉय जैसे ही लोग ऐसी ताकत रखते थे कि एक नेशन डिस्ट्रॉय कर सके, और वो लोग शायद ही डायब्लो के अंडर काम करने में खुश होते। डायब्लो ने क्लियर किया कि उसका एम बेनिमरु से ऊपर जाना नहीं है। वो सिर्फ कुछ सूटेबल डेमॉन्स को रिक्रूट करना चाहता है, जिनकी संख्या कुछ 100 से लेकर 1000 तक हो सकती है। डायब्लो ने कॉन्फिडेंट होकर कहा कि अगर रिमुरु उन्हें फिजिकल बॉडीज दे दे तो वो सब रिमुरुस्मा की सेवा में खुशी खुशी लग जाएंगे। रिमुरु उस आइडिया से थोड़ा शॉक्ड हुआ कि अचानक इतनी बड़ी डेमन फोर्स लाने से पूरी मॉन्स्टर फेडरेशन में वॉर शुरू हो सकती है, लेकिन डायब्लो ने भरोसा दिलाया कि वो पूरी तरह कंट्रोल में रहेगा और बिना वजह की लड़ाई नहीं होने देगा। अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ भी तो वो हैंडल कर लेगा। डायब्लो की बेफिक्री देखकर रिमुरु को
उसको एक बार फिर डाउट हुआ कि कहीं ये डेमन उससे ज्यादा पावरफुल तो नहीं। डायब्लो को प्रपोजल में कोई दिक्कत नहीं लगी, इसलिए रिमुरु ने 1000 ट्रांसफरेबल बॉडीज तैयार करने का ऑर्डर दे दिया। शन के साथ रिमुरु ने डायब्लो को मुस्कुराते हुए विदा किया, पर रिमुरु को अंदाजा नहीं था कि डायब्लो को दिया गया ये इनाम मॉन्स्टर फेडरेशन की किस्मत को बदलने वाला है। मॉन्स्टर फेडरेशन की अब तक की सबसे ताकतवर फाइटिंग फोर्स ब्लैक कॉर्प्स अब उभरने वाली थी। अब थोड़ा ध्यान वापस लैबिरिंथ पर। लास्ट मीटिंग के कुछ ही समय बाद मसायुकी ने 30th फ्लोर पार कर लिया और एक रेयर ग्रेड ओगर सूट हासिल किया, जिससे पूरे लैबिरिंथ में एक्साइटमेंट फिर से बढ़ गई। रैंडम ट्रेजर्स पाने की पॉसिबिलिटी ने एडवेंचरर्स की एनर्जी बूस्ट कर दी। अप्रेजल शॉप्स के बाहर लंबी लाइनें लगने लगी और सिटी में नए नए बिजनेस डेवलपमेंट्स शुरू हो गए। वेल्दोरा की तेपन्याकी शैक तक को अच्छा प्रॉफिट मिला, पर जब रिमुरु अपनी टी एंजॉय कर रहा था और सक्सेस में डूबा था, तभी फाइनेंस मिनिस्टर मॉलमाइल बुरी खबर लेकर आया। हीरो मसायुकी के बाद एक नया एडवेंचरर स्क्वाड ग्रीन रिबेलियन ने 30th फ्लोर क्लियर कर लिया था और उन्होंने ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जो रिमुरु के भी एक्सपेक्टेशन से बाहर थे। उन्होंने रामिरेस द्वारा दी गई आइटम्स का क्रिएटिव यूज किया और एग्जिस्टिंग रूल्स को मैक्सिमम एक्सप्लॉइट किया। 20th फ्लोर के गार्डियन तक पहुंचने से पहले उन्होंने रिकॉर्ड ऑर्ब से अपनी प्रोग्रेस सेव कर ली थी, जिससे पूरी टीम एक बॉस के हार जाने के बाद भी उसी पॉइंट से रिवाइव हो जाती थी। रिमुरु ने इस तरह के टैक्टिक्स की उम्मीद की थी, लेकिन उनका अगला मूव उसे हैरान कर गया। उन्होंने रिटर्निंग विसल यूज किया, लैबिरिंथ के एंट्रेंस पर लौटे, फिर अपनी पार्टी को डिसबैंड किया और नए मेंबर्स के साथ रिफॉर्म किया। मतलब 10 मेंबर स्क्वाड अब एक 100 पर्सन आर्मी बन गई थी। इस मिनी आर्मी ने आराम से 30th फ्लोर के गेट तक पहुंच लिया, जहां उन्हें ओगर किंग और उसके 5 सबॉर्डिनेट्स का सामना करना था। गेम रूल्स के अनुसार एक टाइम पर सिर्फ एक ग्रुप ही बॉस से लड़ सकता था, इसलिए ग्रीन रिबेलियन के लिए जीतना मुश्किल होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने रिले फाइट्स की स्ट्रैटेजी अपनाई। 10 स्क्वाड्स ने बारी बारी से बैटल की और आसानी से 30th फ्लोर पार कर लिया, फिर 40th की ओर बढ़ गए। सबसे ट्रबलिंग बात यह थी कि वो लोग रियल मनी से भारी मात्रा में रिकॉर्ड ऑर्ब्स खरीद रहे थे, जिससे उनका एडवेंचर कभी खत्म नहीं हो रहा था, बस वाइप आउट न हो। इन शॉर्ट, वो सब कुछ पैसों से सॉल्व कर रहे थे। स्ट्रैटेजी भले ही एडमायर्ड न हो, लेकिन रूल ब्रेकिंग नहीं थी। रिमुरु परेशान था, लेकिन उनके एक्शंस रोकने का उसके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं था। सॉय की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये ग्रुप अपोस्टल्स ऑफ ग्रीन नाम के मिलिशिया कॉर्प से आया है, जिसे किंगडम ऑफ इंग्राशिया फंड कर रहा है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज का एक सेंट्रल नेशन है। सबसे बुरी बात यह थी कि ग्रीन रिबेलियन के लीडर्स ने अपनी असली पावर अभी तक छिपा रखी थी। अगर उन्हें इसी तरह करने दिया गया तो वो आसानी से लैबिरिंथ में रखे गए सारे ट्रैप्स को बाईपास कर सकते हैं और शायद मसायुकी की ऑफिशियल रेड टीम से भी आगे निकल सकते हैं। ये हिस्सा कहानी में ग्रीन रिबेलियन की एंट्री के साथ एक दिलचस्प मोड़ लेकर आता है। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि ग्रीन रिबेलियन स्क्वाड का ग्रीन कलर के प्रति अजीब सा लगाव है। ये असल में एक फोरशैडोइंग है। असल में ये सभी ग्रीन प्रिमोडियल मिजरी की पूजा करते हैं। थोड़ी सोच विचार के बाद रिमुरु ने लैबिरिंथ ऑपरेशन टीम के साथ फिर से मीटिंग बुलाई। ग्रीन रिबेलियन के कॉम्बैट डेटा के एनालिसिस के बाद विजडम लॉर्ड ने एक चिंताजनक बात सामने रखी। इस टीम का लीडर ए क्लास से भी ऊपर था और टीम में कई लोग उसी स्तर के थे। इसका मतलब था कि वे 50th फ्लोर तक आसानी से पहुंच सकते थे। इसी समय रामिरेस ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। रिमुरु ने डीमन लॉर्ड ल्यूमिनस के साथ हुए समझौते के तहत होली नाइट्स को नॉन लीथल लैबिरिंथ में ट्रेनिंग की अनुमति दी थी। 2 दिन पहले ही उन नाइट्स ने 51 सेंट फ्लोर से अपना ट्रेनिंग शुरू किया था। ये नाइट्स पूरे क्लास के थे और अनुभवहीन एडवेंचरर से अलग बिना रुके तेजी से प्रोग्रेस कर गए। एडलमैन की अनडेड फोर्सेस को पार करते हुए वे 70th फ्लोर तक पहुंच गए, जहां रामिरेस द्वारा कंट्रोल किया गया अपग्रेडेड एलिमेंटल कॉलोसस ने उन्हें रोका। हालांकि ओवरऑल सिस्टम को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रिवाइव होने के बाद उन नाइट्स को हिंता ने तिरस्कार के साथ देखा। इसके जवाब में उन्होंने पलटकर हिंता को चुनौती दी कि वो भी ऐसा नहीं कर सकती, और फिर हिंता ने सिर्फ एक दिन में 95th फ्लोर तक पहुंचकर सबको हैरान कर दिया। जीजन उस वक्त बैटलफील्ड पर नहीं था क्योंकि वो ककून में था। एक रात आराम करने के बाद हिंता ने मिलिम द्वारा बनाए गए 96, 99
वे एथ फ्लोर्स को भी पार कर लिया, जिनकी रक्षा 4 ड्रैगन किंग्स कर रहे थे। आखिर में हिंता का सामना स्टॉर्म ड्रैगन वेल्दोरा से हुआ। वो जितना भी पावरफुल मैजिक, कर्स्ड आइटम या एन्चांटेड अटैक इस्तेमाल कर रही थी, वेल्दोरा सबका सामना कर रहा था बिना किसी डर के। लेकिन जब उसने मेल्ट स्लैश का इस्तेमाल किया, वही टेक्निक जिससे उसने पहले रिमुरु को हराया था, तब वेल्दोरा थोड़ी सी चौंका। लेकिन फिर भी वेल्दोरा ने कहा कि हिंता को उसे हराने के लिए अपनी मैजिक्यूल्स की मात्रा 10 गुना बढ़ानी पड़ेगी। इस पूरी घटना ने ये साफ कर दिया कि 60 एथ से 90 एथ फ्लोर के गार्डियंस कमजोर थे। रामरस और वेल्दोरा ने गार्डियंस के लिए नई ट्रेनिंग शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि फिलहाल 50 एथ फ्लोर के बाद का रास्ता खाली सा हो गया, और अगर ग्रीन रिबेलियन आगे बढ़ा तो उसे कोई खास रुकावट नहीं मिलेगी सिवाय वेल्दोरा के। स्थिति की गंभीरता समझते हुए रिमुरु ने इमरजेंसी उपाय अपनाने के आदेश दिए, लेकिन नए गार्डियंस जल्दी से मिलना संभव नहीं था। बेनिमरू और बाकी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स पहले से व्यस्त थे। इसी दौरान रिमुरु ने सोचा, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वो खुद अपने रूप को बदलकर कमजोर बनकर लैबिरिंथ एक्सप्लोर कर सके? उत्तर था हाँ। कई प्रयासों के बाद उनकी टीम ने 2 खास आइटम्स बनाए, स्यूडो सोल्स और मैजिक कोर्स। स्यूडो सोल्स आत्मा जैसे वेसल्स थे। मैजिक कोर्स चैरिब्डस के कोर्स से बने मीडियम्स थे जो आत्मा को सुरक्षा देते और उसका फिजिकल रूप बदल सकते थे। रिमुरु के निर्देशों पर वेल्दोरा, रामरिस और हाल ही में आई मिलिम ने मैजिक कोर्स से अपनी अवतार्स बनाए। रामरिस एक जायंट आर्मोर्ड नाइट, मिलिम एक ब्राइट रेड स्लाइम, वेल्दोरा एक स्केल्टन वॉरियर, रिमुरु एक गोस्ट। रिमुरु ने सबसे पहले स्यूडो सोल का इस्तेमाल किया और अपनी चेतना गोस्ट अवतार में ट्रांसफर की। फिर बाकी सबने भी वैसा ही किया और मजे से रिमुरु के आसपास घूमने लगे। उन्हें ये गेम लाइक एक्सपीरियंस बेहद पसंद आया। अब वे लैबिरिंथ में इन न्यू बॉडीज के साथ एंटर करने वाले थे ताकि ग्रीन रिबेलियन जैसे इंट्रूडर्स को रोक सके और खुद भी सिस्टम को अनुभव कर सके। हालांकि उनकी नई बॉडीज अभी कमजोर थी, लेकिन रिसरेक्शन ब्रेसलेट्स और कुरोबे द्वारा स्पेशली क्राफ्टेड हाई ग्रेड गियर की वजह से वे पूरी तरह तैयार थे। रिमुरु की इस रोल प्ले स्ट्रैटेजी में सभी ने यूनिक रोल्स लिए। वेल्दोरा हेवी वॉरियर, मिलिम स्पीड स्पेशलाइज्ड असैसिन, रामरिस अटैक बर्सर्कर, रिमुरु मैजिक और साइकिक स्पेशलिस्ट। और फिर ग्रीन रिबेलियन को 49 एथ फ्लोर पर फेस किया गया। उन्हें अन्नाइलेट करने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई। उनके हाई ग्रेड इक्विपमेंट, अनरेस्ट्रिक्टेड स्किल्स जैसे थॉट एक्सेलरेशन और टीम वर्क ने मिलकर उन्हें अ क्लास से भी ज्यादा ताकतवर बना दिया। ग्रीन रिबेलियन की स्ट्रैटेजी, ट्रैप्स और इस न्यू मिस्टीरियस टीम की ब्रुटैलिटी के सामने बुरी तरह फेल हो गई और उन्हें हार माननी पड़ी। इस जीत ने रिमुरु और उनकी टीम को भरपूर सेटिस्फैक्शन दिया। अब बात करते हैं मेरियाबेल रॉसो की। रिमुरु की तरह वो भी एक रीइंकार्नेट है, लेकिन फर्क ये है कि रिमुरु एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर था, जबकि मेरियाबेल अपने पिछले जीवन में यूरोप की रूलर रह चुकी थी। वो फाइनेंस को अपनी मर्जी से कंट्रोल करती थी, युद्धों को अपने फायदे के लिए मोहरा बनाकर इस्तेमाल करती थी। उसकी वेल्थ और पावर युद्धों, खून और पीड़ा के जरिए बनी थी। उसके लिए दुनिया का नियम सिर्फ जंगल का कानून था, जो ताकतवर है वही जीवित रहेगा। इसलिए वो अपने पिछले जीवन को सक्सेसफुल और खुशी से भरा मानती थी। नए जन्म में वो किंगडम ऑफ सिल्ट्रोसों की प्रिंसेस बनी, जो वेस्टर्न नेशंस को रूल करने वाले रॉसो फैमिली का हिस्सा है। उसके पास्ट लाइफ की फाइनेंशियल जीनियस मेमोरीज और कंट्रोल की इच्छा ने उसे एक यूनिक डेमोनिक स्किल दी, ग्रीड, जो ग्रेट सिंस सीरीज की एक स्किल है। हम अभी तक रिमुरु की बील्स बुथ और डायब्लो की टेम्पटर जैसी स्किल से परिचित है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि ग्रीड कितनी जबरदस्त एबिलिटी है। ग्रीड का मतलब है दूसरों को उनकी डिजायर्स के जरिए कंट्रोल करना। मेरियाबेल को लोगों की इच्छाएं साफ दिखाई देती है, बस थोड़ा सा ट्रिगर करना होता है और वो लोग उसकी कठपुतली बन जाते हैं। बचपन से ही उसने अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इस दुनिया का बेसिक नॉलेज सीखती गई। इसलिए मेरियाबेल ने निष्कर्ष निकाला कि इस जीवन में भी वो एक रूलर के रूप में दुनिया पर राज करेगी। आखिरकार एक ऐसी दुनिया में जहां इकोनॉमिक सिविलाइजेशन अभी भी लो लेवल पर थी, वहां अपनी पिछली जिंदगी के अनुभवों के साथ इकोनॉमिक विक्ट्रीज से दुनिया पर राज करना उसके लिए बेहद आसान होने वाला था। बस जैसे ही वो बड़ी होती और उसे बोलने का अधिकार मिल जाता, दुनिया अपने आप उसके हाथों
हाथों में आ जाती। इसी माइंडसेट के साथ मेरियाबेल बहुत सोच समझकर और सावधानी से एक्ट कर रही थी। फिर जब वो 3 साल की थी तब उसकी मुलाकात अपने दादा ग्रैनबेल रॉसो से हुई, जो रॉसो फैमिली के हेड थे। बाकियों के उलट मेरियाबेल को ग्रैनबेल रॉसो में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। भले ही उसे लगा कि वो ग्रैनबेल को धीरे धीरे मैनिपुलेट कर सकती है, पर ग्रैनबेल जैसे स्ट्रॉन्ग लोग उसे वो मौका देने वाले नहीं थे। ग्रैनबेल की इंक्वायरी के दौरान मेरियाबेल ने आखिरकार अपना रीइंकार्नेशन, अपनी स्किल और दुनिया पर डोमिनेशन की मंशा रिवील कर दी। पर सरप्राइजिंगली इसके बाद दादा पोती ने एक दूसरे पर पूरी तरह ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। ग्रैनबेल ने उसे दुनिया की करंट स्थिति समझाई और मेरियाबेल ने अपनी पिछली जिंदगी का फाइनेंशियल और पॉलिटिकल नॉलेज शेयर किया। इस तरह एक फॉर्मर हीरो और ग्रीड स्किल वाली लड़की ने दुनिया पर राज करने के लिए अलायंस बना लिया। लेकिन रिमुरु के और मॉन्स्टर फेडरेशन के उभरने से मेरियाबेल की प्लानिंग में जबरदस्त डिसरप्शन आ गया। जैसा कि नॉवल में साफ दिखता है, मेरियाबेल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो उसकी 2 जिंदगियों की सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस से आया है, और वो इसका पूरा हक भी रखती है। जैसे हमने पहले देखा, चाहे वो मर्चेंट्स को उकसाकर मॉन्स्टर फेडरेशन में फाइनेंशियल क्राइसिस लाना हो या ग्रीन रिबेलियन को लैबिरिंथ डिस्ट्रॉय करने के लिए पे टू विन टैक्टिक्स देना हो, मेरियाबेल हमेशा एस्टैब्लिश्ड रूल्स के अंदर ही रहती है। ये उसकी कॉन्फिडेंस और एरोगेंस दोनों का रिफ्लेक्शन है। अपने ही बनाए हुए रूल्स के अंदर अपोनेंट को हराना ही असली जीत है उसके लिए। इस एस्पेक्ट में वो अपने दादा ग्रैनबेल के साथ प्लान किए गए रिबेलियन से बिल्कुल अलग सोच रखती है, जिसमें 7 ल्यूमिनरीज शामिल थे। बेशक 2 बार लगातार फेल होने के बाद मेरियाबेल को भी एहसास हो गया कि रिमुरु को हराना इतना आसान नहीं है, इसलिए अब वो आगे की स्ट्रैटेजीज प्लान करती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ग्रीन रिबेलियन के रिमुरु के लैबिरिंथ को डिस्ट्रॉय करने के प्लान के फेल होने के बाद एक मिस्टीरियस मीटिंग शुरू होती है किंगडम ऑफ सिल्ट्रोसो की इंटेलिजेंस एजेंसी में। रॉसो फैमिली का मेन बेस एक ऐसा डार्क लोकेशन जहां रिमुरु की पहुंच नहीं थी। यहाँ आमने सामने बैठे थे फ्री गिल्ड का यंग चीफ कमांडर यूकी कागोराजका और 5 एल्डर्स में से एक, यानी वेस्टर्न कंट्रीज के एक्चुअल लीडर्स में से एक, जॉन रोस्टिया, जो फ्री गिल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंसर भी है, प्रैक्टिकली यूकी का टॉप बॉस माना जाता है। उसी की मदद से यूकी ने कुछ ही सालों में फ्री गिल्ड को खड़ा किया था। ग्रीन रिबेलियन को कंट्रोल करने वाला और उनकी ऑर्गेनाइजेशन अपोस्टल्स ऑफ ग्रीन दरअसल जॉन रोस्टिया के अंडर ही थी, और हम ये आसानी से गेस कर सकते हैं कि जॉन रोस्टिया के पीछे जो असली बैकर है वो है प्रिमोर्डियल डीमन मिजरी। जॉन यूकी से उसका एनालिसिस और रिपोर्ट सुनना चाहता था। यूकी ने बहुत हम्बल एटीट्यूड दिखाया और बिना झिझके माना कि रिमुरु अब उसे सस्पेक्ट करने लगा है, और ये भी कि वो रिमुरु को हराने में सक्षम नहीं है, इसलिए डीमन लॉर्ड रिमुरु के साथ पीसफुली रहना ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। पर तभी एक यंग गर्ल्स वॉइस कमरे में गूंजती है। वो इंसिस्ट करती है कि रिमुरु जैसा मॉन्स्टर उनके वर्ल्ड डोमिनेशन प्लान में ऑब्स्टिकल बनेगा, और यूकी से फिर पूछती है कि क्या उसे हराने का कोई प्लान है। हाँ, ये थी मेरियाबेल रॉसो जो बोलते हुए रूम में एंटर करती है। उसके सवाल पर यूकी पहले डेनायल में सिर हिलाता है, कहता है कि रिमुरु को हराना आसान नहीं है, खासतौर पर स्टॉर्म ड्रैगन उसके साथ है, वो इविल ड्रैगन जिसने कभी दुनिया में तबाही मचाई थी और अब रिमुरु के द्वारा टेम हो चुका है। कोई भी रेकलेस मूव बहुत डेंजरस साबित हो सकती है, जो रिमुरु की स्ट्रेंथ को साबित करता है। लेकिन जॉन रोस्टिया जैसे मान ही नहीं पा रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि यूकी के पास कोई ना कोई हिडन प्लान जरूर होगा। वो बार बार वही सवाल पूछते रहे, और जब तीसरी बार पूछा गया तब यूकी का जवाब चेंज हुआ। यूकी ने कहा कि हाँ, रिमुरु को हराना मुश्किल है, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस मीट की जाए तो जीतने की प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ सकती है। दूसरे शब्दों में, अगर सिर्फ रिमुरु को आइसोलेट कर लिया जाए तो उसे हराने का सल्यूशन निकाला जा सकता है। इसके बाद यूकी ने अपना फ्यूचर प्लान शेयर किया, जिसमें कागली को रिमुरु के साथ रूइंस की एक्सप्लोरेशन के लिए भेजने का प्लान था। मेरियाबेल ध्यान से यूकी को ऑब्जर्व करती रही और गहरी सोच में डूब गई। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यूकी ने अपनी स्ट्रैटेजी तभी रिवील की जब बार बार पूछा गया। इससे ये साफ पता चलता है कि बाहर से भले ही यूकी 5 एल्डर्स और रॉसो फैमिली की बात मान रहा हो, अंदर से वो अपने खुद के हिडन मोटिव्स रखता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा,
मेरियाबल बहुत कॉन्फिडेंट और एरोगेंट है, जो कि उसकी फ्यूचर डाउनफॉल की फाउंडेशन बनता है। बेशक यूकी की स्ट्रैटेजी के अलावा मेरियाबल भी अपने नेक्स्ट स्टेप्स प्लान कर रही थी। इस बार उसने एक फ्लॉलेस स्ट्रैटेजी बनाई, अपनी कंट्रोल एबिलिटी ग्रीड को यूज करने की बात कही। ये बोलते हुए मेरियाबल ने एक लेटर लिखना शुरू किया जो रिमुरु को वेस्टर्न काउंसिल ऑफ नेशंस की जॉइंट मीटिंग में इनवाइट करने के लिए था। उधर रिमुरु उस वक्त लैबिरिंथ में अपनी सक्सेसफुल एक्सपीरियंस में डूबा हुआ था। ग्रीन रिबेलियन को हराने के बाद रिमुरु, रामिरेस, वेलडोरा और मिलिम अपने अवतार्स में रोज प्रैक्टिस कर रहे थे। जो भी एडवेंचरर्स अंदर आ रहे थे वो उन्हें हरा रहे थे और अपनी स्ट्रेंथ और बैटल स्किल्स को अपग्रेड करते जा रहे थे। धीरे धीरे वो एडवेंचरर्स के बीच एक मिथिकल एंटिटी बन गए। उन्हें डेथ विल ऑफ द लैबिरिंथ के नाम से बुलाया जाने लगा। अब चलिए रिमुरु की साइड पर नजर डालते हैं। प्लेफुल मिलिम को स्काई क्वीन फ्रे ने पकड़ लिया और अपनी कंट्री वापस ले गई, क्योंकि वो फिर से चुपके से रिमुरु के साथ खेलने चली गई थी। भले ही मिलिम दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में से एक है, लेकिन उसकी चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। फिर वेस्टर्न काउंसिल का इनवाइट लॉर्ड ऑफ विजडम पहले ही एंटिसिपेट कर चुका था, लेकिन रिमुरु लैबिरिंथ की मस्ती में इतना लॉस था कि वो इसे इग्नोर कर बैठा। अच्छी बात ये थी कि मॉन्स्टर फेडरेशन में कैपेबल लोगों की कमी नहीं थी और रिमुरु पहले से ही एक हैंड्स ऑफ बॉस बना हुआ था। इसके अलावा हिंता, होली नाइट ऑर्डर की लीडर भी इस जॉइंट मीटिंग में शामिल होने वाली थी। रिमुरु के अलावा फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स में शुना, बेनिमरू और सॉय भी शामिल थे। रिमुरु और उसकी टीम इंग्राशिया की राजधानी पहुंचे, जहां मीटिंग होनी थी। काउंसिल की एक रिसेप्शनिस्ट के गाइडेंस में रिमुरु, शुना और बेनिमरू इंग्राशिया के सबसे लग्जरी होटल में चेक इन करते हैं और प्लान बनाते हैं कि मीटिंग से पहले एक दिन आराम और घुमाई कर ली जाए। लेकिन जैसे ही रिमुरु कैपिटल का टूर कंप्लीट करके मीटिंग डिटेल्स के लिए हिंता से मिलने जाने वाला था, सॉय जो अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन पर था ने अर्जेंट रिपोर्ट दी। इन्वेस्टिगेशन से ये सामने आया कि पिछली बार मॉन्स्टर फेडरेशन में ट्रबल करने वाले मर्चेंट्स का किसी सस्पिशियस व्यक्ति से कोई कांटेक्ट नहीं था, जिससे कंफर्म हुआ कि ड्यूक मुझे ही असली मास्टरमाइंड था। लेकिन जैसे ही सॉय ड्यूक मुझे पर शैडो सर्वेलेंस कर रहा था, ड्यूक मुझे अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें रुक गई। सॉय ने अंदाजा लगाया कि मुझे पर किसी दूर से हमले की वजह से अटैक हुआ है। अजीब बात यह थी कि जब तक मुझे गिरा नहीं, सॉय को आसपास किसी सस्पिशियस प्रेजेंस का कोई एहसास नहीं हुआ। सॉय के दुखी चेहरे को देखकर रिमुरु ने उसे थोड़ा सांत्वना दी और फिर सोच में पड़ गया। अगर सॉय जैसा मॉन्स्टर फेडरेशन का एक टॉप एजेंट भी किसी प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाया, तो इसका मतलब साफ था, अटैकर सैकड़ों मीटर दूर से किसी ऐसी टेक्निक से हमला कर रहा था जो ना तो मैजिक थी, ना कोई विजिबल प्रोजेक्टाइल। तभी रिमुरु के दिमाग में कुछ संकेत एक साथ जुड़ गए और उसे एक चीज याद आई, स्नाइपर राइफल। एक ऐसा हथियार जो इस दुनिया में मौजूद नहीं होना चाहिए था। स्नाइपर राइफल। रिमुरु के मुंह से ये सुनते ही उसके तीनों सबऑर्डिनेट थोड़े पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसकी ओर देखने लगे, एक्सप्लेनेशन का इंतजार करते हुए। उसी वक्त हिंता पीछे से डिस्कशन में कूद पड़ी। उसने बताया कि यूकी कागोराजका के पास हैंडगन जैसी चीजें हैं। हिंता की नॉलेज के हिसाब से इस दुनिया में गन्स मौजूद है, लेकिन ये एक गुप्त जानकारी थी जो सिर्फ वेस्टर्न नेशंस के कुछ लोगों को ही पता थी और ये वेपन्स अभी मास प्रोडक्शन में नहीं थे। टेक्निकली मॉन्स्टर फेडरेशन भी गन्स बना सकती थी, लेकिन रिमुरु ने वर्ल्ड बैलेंस बनाए रखने के लिए उन्हें सिर्फ रिसर्च लेवल पर ही रोक रखा था। इसी वजह से इस दूसरी दुनिया में फायर आर्म्स का एक और यूज सामने आया, फ्रेमिंग अदर्स फॉर क्राइम्स। जिन्हें गन्स के बारे में नहीं पता, उनके लिए अगर अचानक कोई गोली चल जाए तो जाहिर सी बात है जो लोग पास खड़े हो उन्हें ही सस्पेक्ट माना जाएगा, जबकि असली अटैकर जो सैकड़ों मीटर दूर होता है वो आसानी से बच निकलेगा। रिमुरु ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि अगले दिन की जॉइंट मीटिंग में भी शायद ऐसी ही कोई ट्रैप बिछाई गई हो। उसने मन ही मन एक्स्ट्रा अलर्ट रहने का फैसला किया। इसके बाद हिंता ने रिमुरु को अगली दिन की मीटिंग के एजेंडा के बारे में बताया। उसने बताया कि कुछ लोग मॉन्स्टर फेडरेशन के रिसोर्सेज और मिलिट्री स्ट्रेंथ का फायदा उठाना चाहते हैं और कुछ लोग शायद रिमुरु को अकेले में प्रोवोक करने की कोशिश करें। फिर भी इंसानों के साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस दिखाने के लिए रिमुरु की टीम ने फैसला किया कि वे कोई भी सिचुएशन हो शांति और संयम बनाए रखेंगे।
अब बात करते हैं उस एक्चुअल मीटिंग की। मीटिंग की शुरुआत तो काफी स्मूथ रही। कुछ बड़े देशों के नोबल्स को छोड़कर ज्यादातर काउंसिलर्स ने रिमुरु का वार्म वेलकम किया। चेयरमैन ने प्राइमरी ज्वाइनिंग कंडीशंस रखी, जैसे कि इंटरनेशनल लॉज को मानना और मिलिट्री सपोर्ट देना। ये सब बातें रिमुरु की एक्सपेक्टेशंस में थी, इसलिए उसने तय किया कि कुछ प्रपोजल्स में थोड़े बदलाव के बाद वो अग्रीमेंट साइन कर देगा। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब काउंसिलर्स ने एक पेटिशन नाम की डॉक्यूमेंट रिमुरु को सौंपी। उस हॉल में जैसे टाइम फ्रीज हो गया। किसी ने टेबल को लात मार दी थी जो हवा में रुकी हुई थी, फिर धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। हिंता की आंखों में एकदम ठंडा गुस्सा था। जैसे ही टेबल जोर से क्रैश हुआ, रिमुरु ने उस पर पैर रख दिया और पूरा टेबल तोड़ डाला। सब कुछ जैसे किसी प्ले की स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा था। रिमुरु शांत भाव से अपनी सीट पर बैठ गया और पेल पड़े काउंसिलर्स को देखने लगा। चेयरमैन थका हुआ लग रहा था। शायद उसने नहीं चाहा था कि चीजें इतनी बिगड़ जाएं, पर अब पछताने का समय नहीं था। पेटिशन की डिमांड्स दिखने में कम थी, लेकिन उनमें से हर एक अनएक्सेप्टेबल थी। सोर्सरर्स रेलवे को इंग्राशिया तक एक्सटेंड किया जाए, सारा खर्च मॉन्स्टर फेडरेशन उठाए। मॉन्स्टर फेडरेशन को वेस्टर्न कंट्रीज की मिलिट्री को हाई क्वालिटी इक्विपमेंट सप्लाई करना होगा। अंडरग्राउंड लैबिरिंथ को काउंसिल के साथ मिलकर चलाया जाए, जबकि ये एक ह्यूमन ट्रेजर है। वेस्टर्न काउंसिल में ज्वाइन करने के लिए एनुअल फी देना होगा और केवल ह्यूमंस ही रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। मॉन्स्टर्स अलाउड नहीं है। इन रिडिकुलस और एक्सप्लॉटेटिव कंडीशंस को देख रिमुरु इंस्टेंटली रेज में आ गया। उसने पूछा, इन ह्यूमंस की इतनी हिम्मत कैसे हुई एक डीमन लॉर्ड को ऐसी अनइक्वल टर्म्स देने की? शुना ने भी मुस्कुराते हुए अपना प्रेशर दिखाया, जिससे काउंसिल मेंबर्स और डर गए। पसीना पसीना होते हुए उन्होंने घबराकर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन रिमुरु और इरिटेट हो गया। शुरू से ही उन्होंने मॉन्स्टर फेडरेशन को लाइटली लिया था, एक इंफीरियर रेस मांगकर। पेटिशन में जो टर्म्स थी वो दिखाती थी कि इनका मकसद मॉन्स्टर फेडरेशन को स्लेव्स बनाना था। इसी केओस के बीच लॉर्ड ऑफ विजडम ने रिमुरु को अलर्ट किया। मीटिंग हॉल में किसी मेंटल इंटरफेरेंस का एहसास हो रहा है, ठीक वैसे जैसे लैबिरिंथ अनवेलिंग के वक्त गई के साथ हुआ था। रिमुरु ने तुरंत उस इंटरफेरेंस को रिमूव करवाया और तब जाकर पता चला कि काउंसिल मेंबर्स तो खुद किसी की मेंटल कंट्रोल में थे। अब ड्रामा जैसा सीन हुआ, माहौल पलट गया। अब वही काउंसिल मेंबर्स उन डिमांड्स को गलत बता रहे थे और कह रहे थे कि शायद प्रपोजल में चेंजेस उनके बिना कंसेंट के किए गए थे। रिमुरु ने स्टाइलिश अंदाज में सभी को रिवील किया कि ये मैनिपुलेशन थी। शुना और बाकियों ने रिमुरु की तारीफ की, जबकि कुछ काउंसिलर्स अब जवाब मांगने लगे कि ऐसा किया किसने। तभी हॉल के दरवाजे से कुछ फुटस्टेप्स सुनाई दिए। एक भारी भरकम आदमी रेना सोल्जर्स की टोली के साथ अंदर आया। उसके पास एक मैजिकल टूल था, डोमिनेंस ऑर्ब, जिससे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। उसने रिमुरु और उसकी टीम को थ्रेटन करने की कोशिश की। इस टेंशन को देखकर हिंता ने कामली सिचुएशन संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी चेयरमैन के पास बैठा ड्यूक गैवेन अपने इन्वॉल्वमेंट को ओपनली रिवील कर देता है। उसका मकसद रिमुरु को कंट्रोल करना था। फिर प्रिंस एल्रिक ने भी एंट्री ली। उसने हिंता का मजाक उड़ाया, कहा कि वो सिर्फ अपने सुंदर चेहरे की वजह से लीडर बनी है। अब माहौल और हीटेड हो गया। रेना और गैवेन जैसे लोग ओपनली रिमुरु और हिंता को अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाने की बात करने लगे। हिंता का गुस्सा और रिमुरु की नफरत धीरे धीरे बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने लगी। एल्रिक ने और प्रोवोक करते हुए A+ लेवल वॉरियर्स को दिखाया, जैसे की गई जो पहले रिमुरु से हार चुका था, और ग्रीन रिबेलियन का लीडर। उन्हें लगा कि रिमुरु डर जाएगा, पर रिमुरु ने खुद को रिस्ट्रेन किया अपने पब्लिक इमेज को बचाते हुए। लेकिन काफी काउंसिलर्स जो लॉर्ड रिमुरु की ताकत को जानते थे, जैसे फॉलमथ किंगडम के डिस्ट्रक्शन की कहानी, अब इंग्राशिया की हरकतों की ओपनली आलोचना करने लगे। एल्रिक ने उन्हें भी मॉक किया। सिचुएशन अब पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। रिमुरु ने एक लंबी सांस ली और सोचा, जो होगा देखा जाएगा, शायद कुछ अच्छा ही निकले इस मेस से। तभी प्रिंस एल्रिक ने एक ड्रामेटिक लाइन बोली, काउंसिल मेंबर्स को फैसला लेना होगा, रिमुरु का साथ देना है या मेरा। उसे लगा था कि ज्यादातर लोग उसके पैसे और इन्फ्लुएंस से बिक चुके हैं, पर साइलेंस छा गया। बहुत कम लोगों ने उसका साथ दिया। अब एल्रिक ऑकवर्ड हो गया। उसकी प्लानिंग फेल हो चुकी थी। रिमुरु ने मॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ उसकी फेलियर को
पॉइंट आउट किया और हिंता ने भी मौके का फायदा उठाकर एटमॉस्फेयर को और स्टर किया। एल्रिक और उसका गुट हिल चुका था। आखिर में